माई सेल्फ डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो चैप्टर में है सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें हमने पिछले चैप्टर में जो है वो वाष्प दाब के बारे में पढ़ा था कि वाष्प दाब में रिलेटिव लॉवरिंग कैसे होती है या वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कैसे होता है और उस अपेक्षित अवनमन का निर्धारण कैसे किया जाता है। उसमें हमने दो विधियां पढ़ी थी, मैनोमेट्री विधि और ओस्टवाल्ड और वाकर विधि। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वह विश्रण, पराशरण, विश्रण व पराशरण में भेद, पराशरण दाब क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, वह कैसे बनती है और उसकी क्या क्या क्रियाविधि होती है, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वह पराशरण दाब का मापन पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पर आज अपन जो है वो पढ़ रहे हैं विश्रण क्या होता है, पराशरण क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसकी क्या क्या परिभाषाएं होती हैं पराशरण दाब की, और फिर उसके बाद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जिनको अपन आज हम पढ़ते हैं। तो विश्रण क्या होता है, सबसे पहले अपन विश्रण की बात करते हैं कि किसी भी पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति को, जिसमें विलयन में एक समान सांद्रता हो जाए या जिससे विलयन में एक प्रकार की सांद्रता हो जाए या उससे समांगी विलयन बन जाए और वह अपने आप जो गमन होता है, इस प्रकार का जो गमन होता है वह विश्रण कहलाता है। या हम यूँ कह सकते हैं किसी भी पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गमन, जिससे कि विलयन की सांद्रता समान हो जाए, विलयन समांगी हो जाए, उसे विश्रण कहते हैं। अब देखिए डिफ्यूजन को समझाने के लिए यहाँ पर अपन ने एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। हमने एक ग्लास सिलेंडर लिया है, उसमें पानी लिया है और उसमें थोड़ा सा KMnO4 का सॉल्यूशन लिया है। KMnO4 सॉलिड होता है, तो KMnO4 जो मॉलिक्यूल है वो नीचे में ऊपर होता है। क्योंकि ऊपर की तरफ पानी का जो है वो सांद्रता अधिक है तो वह नीचे की ओर गमन करेंगे, जबकि नीचे की ओर KMnO4 जो है उसकी सांद्रता अधिक है, अतः वह ऊपर की ओर गमन करेंगे और ये गमन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सांद्रता समान नहीं हो जाए। इस प्रकार का जो गमन होता है वह विश्रण कहलाता है। दूसरा है पराशरण। पराशरण और विश्रण में देखिए बहुत माइन्यूट सा अंतर है। पराशरण क्या होता है, कम सांद्रता वाले विलयन में से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से में होकर उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर होने वाला स्वतः परिवर्तित प्रवाह पराशरण कहलाता है। कम सांद्रता वाले विलयन में से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर होने वाला स्वतः परिवर्तित प्रवाह स्पॉन्टेनियस फ्लो जो है वो पराशरण कहलाता है। यानी कि विलायक के अणु जो हैं उनका गमन होता है और विलायक के अणुओं का गमन उस तरफ से होता है जिस तरफ विलयन की सांद्रता कम हो, परंतु विलायक की सांद्रता तो वहाँ पर अधिक होगी। और किधर होगा, जहाँ पर विलयन की सांद्रता अधिक हो और विलायक की सांद्रता कम हो, उस तरफ गमन होगा। जैसे सूखे फल, सूखे मटर, RBC व किशमिश का पानी में फूल जाना। ये क्यों फूलता है, किशमिश का उदाहरण लेते हैं अपन, जिससे आपको समझ में आएगा। किशमिश को अगर अपन पानी में डाल देंगे वो क्यों फूल जाती है, या अपन खीर में डाल देते हैं क्यों फूल जाती है, क्योंकि देखिए उधर जो किशमिश के अंदर जो है वो पानी कम है और सांद्रता अधिक है, जबकि अपन पानी बाहर डालते हैं तो पानी जो है वो बाहर ज़्यादा है और सांद्रता कम है। तो बाहर से पानी जो है यानी कि विलायक जो है वो किशमिश के अंदर, जहाँ पर विलायक की मात्रा कम है, वहाँ की ओर गमन होगा, जिससे वह फूल जाती है। इस प्रकार का जो गमन होता है वह पराशरण कहलाता है। अब विश्रण व पराशरण में
डिफरेंस क्या होता है, भेद क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन और प्राशरण में क्या है, पहला अंतर, विसरण गैसों का गुण है, यह कभी कभी विलयनों में भी हो सकता है, जबकि प्राशरण विलयनों का गुण है, यह कभी भी गैसों में नहीं होता। दूसरा, विसरण में विलय व विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति समान सांद्रता होने तक गति करते हैं, यानी कि इसमें विलय और विलायक के दोनों के अणु गति करते हैं। प्राशरण में केवल विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं जब तक कि सांद्रता समान नहीं हो जाए। इसमें सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु गमन करते हैं, जबकि विसरण में विलायक और विलय दोनों के अणु गति करते हैं। विसरण में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि प्राशरण में हमेशा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा होता है, यानी कि प्राशरण को समझने के लिए हमारे को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होगी। विसरण में विलय व विलायक दोनों के अणु चलते हैं, जबकि प्राशरण में केवल विलायक के अणु चलते हैं। पांचवा, दाब बढ़ाकर विसरण को नहीं रोका जा सकता, जबकि दाब बढ़ाकर प्राशरण को रोका जा सकता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्राशरण दाब की। प्राशरण दाब क्या होता है और उसकी परिभाषाएं क्या क्या है। इस यहाँ पर अपन ने 4 प्रयोग देखे हैं और 4 प्रयोगों के आधार पर अलग अलग परिभाषा दी गई। देखिए, पहला प्रयोग जो है उसमें क्या किया हुआ है, एक अंडा लिया हुआ है, ठीक है। अंडे के आप पार्ट जानते हो, बाहर सेल होता है, अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है और अंदर एग मटेरियल होता है। ये एग की स्ट्रक्चर होती है। अगर इस एग को अगर हम शुद्ध पानी में रख देते हैं, जहाँ पानी में रख देते हैं, तो वह फूल जाता है। कारण क्या होता है कि जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है, और बाहर जो है पानी, उसमें विलायक की सांद्रता तो अधिक है, वो तो शुद्ध है, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ विलायक है, जबकि अंदर की तरफ जो है वह विलायक की सांद्रता कम होती है, यानी अंदर सांद्रता अधिक है, बाहर सांद्रता कम है। तो विलायक के अणु जो है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, इसलिए फूल जाता है। इसी प्रकार अगर इसी अंडे को अपन सॉल्ट के पानी में रखें, यानी नमक के पानी में रखें, तो होता क्या है कि यह अंडा सिकुड़ जाता है। अब होता क्या है कि अंदर जो है वह सांद्रता कम है और बाहर सांद्रता अधिक है, तो विलायक के अणुओं का गमन अंदर से बाहर की तरफ होगा, तो वह सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ये देख सकते हैं कि प्राशरण में कैसे होता है। दूसरा जो प्रयोग किया है वह नॉलेट एक्सपेरिमेंट है, और उसके द्वारा प्राशरण दाब की परिभाषा दी गई है। इसमें क्या किया हुआ है, हमने एक जो है वो पोट लिया हुआ है ऐसे, और उसमें एक जो है राउंड बॉटम टाइप का फ्लास्क लिया है, जिसमें नीचे सेमी परमेबल सुअर का ब्लेड लगा देते हैं, एनिमल ब्लैडर लगा देते हैं, सुअर का ब्लैडर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है, और अंदर की तरफ शुगर का सॉल्यूशन भर देते हैं इसमें, यानी कि सांद्रता अधिक होती है, बाहर पानी, शुद्ध पानी, केवल पानी होता है। अब इसको अगर अपन रखते हैं तो बाहर से यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का गमन होता है, जिससे हमारे पास जो पहले ओरिजिनल लेवल था वहाँ से अब ओरिजिनल लेवल जो है, फाइनल लेवल जो है वह बढ़ जाता है, और हाइट जो है वो पानी का जो लेवल है वो एच हाइट तक बढ़ जाता है, यानी कि पानी का लेवल जो है वो राइज कर जाता है। तो हम इसके अनुसार परिभाषा देते हैं, क्या देते हैं, वह द्रवस्थितिक दाब जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल के और अधिक अणुओं के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त हो, प्राशरण दाब कहलाता है, और इसे पाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसको अपन पाई इजिकल टू जो होगा वह एच डी जी के बराबर होगा, जहाँ पर एच वह ऊंचाई है जिससे कि नली में द्रव चढ़ा है, डी विलयन का घनत्व है, और जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अपन इस प्रकार से वह परिभाषा दे सकते हैं, या अपन यूँ कह सकते हैं कि अगर अपन इतना दाब लगा दें कि और अधिक जो विलियन अंदर की तरफ अधिक गमन नहीं करे, तो वह जो दाब होगा वह द्रवस्थितिक दाब होगा, वही क्या होगा, प्राशरण दाब के बराबर होगा। अब देखिए हमने
तीसरा एक्सपेरिमेंट किया है और उससे परिभाषा देने का प्रयास किया है। हम ऐसा एक सिलेंडर लेते हैं जिसमें एक तरफ विलायक भरते हैं और एक तरफ विलयन भरते हैं। ठीक है, पहले विलायक की तरफ ए लेवल था और विलयन की तरफ ए था। अब अगर अपन इसको रखते हैं तो थोड़ी देर बाद विलायक के अणु जो है वो विलयन की तरफ गमन करेंगे, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ विलायक के अणुओं का गमन होगा, जिससे जो है पिस्टन P1 जो है वो नीचे आ जाएगी और फाइनल लेवल जो है ए डैश हो जाएगा, जबकि पिस्टन P2 जो है वो फ्रैक्शनलेस पिस्टन है, उसका लेवल ए डैश हो जाएगा, यानी कि लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, राइज कर जाएगा, क्योंकि विलायक के अणुओं का जो है वो विलयन के अणुओं की तरफ गमन हो गया। और इससे अपन ये परिभाषा दे सकते हैं, विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं को का प्रवाह रोकने तथा तल में साम्य स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है, प्राशरण दाब कहलाता है। अगर अपन पिस्टन P2 पर अगर उतना दाब लगा दें कि विलायक के अणु और अधिक गमन नहीं हो और उसको नाप लें, वो जो दाब होगा वही क्या होगा, प्राशरण दाब कहलाएगा। अब प्रयोग फोर्थ देखते हैं। प्रयोग फोर्थ में क्या करते हैं, अपन दो बीकर लेते हैं जिसमें एक में विलयन भरा हुआ है जिसका वाष्प दाब कम होता है। आप जानते हो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है और वह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन है, सॉल्यूट सॉल्यूशन है, जबकि विलायक जो है उसका वाष्प दाब अधिक होता है। इसको थोड़ी देर रखते हैं और एक कवर कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं और इसमें जो वेपर फेज है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, एक्ट एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। थोड़ी देर बाद देखते हैं हम कि जो विलायक का जो लेवल है वह तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और विलयन का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो होता क्या है कि क्योंकि उसकी विलायक के अणुओं की एस्केपिंग टेंडेंसी अधिक होती है तो उसका वाष्प दाब जो है वो अधिक होता है तो उसके अणु जो है वो वेपर फेज के रूप में वेपर फेज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से विलयन की तरफ चले जाते हैं तो उसका लेवल बढ़ जाता है। तो हम यहाँ परिभाषा ये दे सकते हैं कि वह दाब जिससे शुद्ध विलायक पर से कम करने पर उसका वाष्प दाब कम हो और विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाता हो, प्राशरण दाब कहलाता है। या फिर वह आधिक्य दाब जिससे विलयन पर लगाया जाए ताकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के समान हो जाए, तो वह क्या होता है, वाष्प दाब कहलाता है। इस प्रकार से अपन 4 अलग अलग जो प्रयोग कर सकते हैं और उसके आधार पर अपन उनकी परिभाषा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से प्राशरण दाब की परिभाषाएं अपन दे सकते हैं। तो हमारे पास मुख्य रूप से 3 परिभाषा होगी। पहली परिभाषा तो नॉलेट के एक्सपेरिमेंट के अनुसार वह हो गई, वह द्रव्यस्थितिक दाब जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल के और अधिक अणुओं को के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त हो, प्राशरण दाब कहलाता है। इसे पाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरे जो हमारे दूसरी जो हमारे पास परिभाषा है जो प्रयोग 3 से प्राप्त हुई वह है, विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का प्रवाह रोकने तथा तल में साम्य स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है, प्राशरण दाब कहलाता है। या फिर प्रयोग 4 से हमारे को जो परिभाषा मिलती है वह है, यह वह दाब है जिसे शुद्ध विलायक पर से कम करने पर उसका वाष्प दाब कम हो और विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाता हो, या वह आधिक्य दाब जिसे विलयन पर लगाया जाए ताकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के समान हो जाए, वह प्राशरण दाब कहलाता है। अब हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है और इसको कैसे बनाया जा सकता है इसके बारे में बात करते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? वह झिल्ली जिससे होकर केवल विलायक के अणु आ जा सकते हैं उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। उदाहरण के लिए पित्ताशय जो है, गॉल ब्लेडर है, सेलोफेन है, कॉलोडियन है तथा जंतुओं व पदार्थों की कोशिकाओं के आवरण की झिल्लियाँ हैं, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती हैं। ये नेचुरल हैं जो हमारे को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में अवेलेबल है, परंतु कुछ कृत्रिम भी बनाई जा सकती हैं।
परंतु उपरोक्त सभी पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं है। अतः प्राशरण दाब के शुद्ध मापन के लिए कृत्रिम झिल्लें बनाई जाती हैं, जो कॉपर फेरोसाइनाइड की हो सकती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की हो सकती हैं, सेलुलोज नाइट्रेट की हो सकती हैं, इत्यादि आदि की बनाई जा सकती हैं। अब देखिए, कॉपर फेरोसाइनाइड की जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाई जाती है वो दो विधियों से बनाई जाती है। एक तो साधारण विधि द्वारा जो ट्रॉबे ने दी, दूसरी वैद्युत विधि जो मोर्स और हॉर्न ने दी। ये कई बार पूछा जाता है प्रश्न, तो याद रखिए। साधारण विधि में क्या होता है, ये अपने आप होती है, जबकि वैद्युत विधि में अपन इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जिससे कि स्पीडी किया जा सकता है रिएक्शंस को। देखिए क्या है, सबसे पहले साधारण विधि में पढ़ते हैं अपन। हम एक ऐसा ग्लास का एक बीकर टाइप का पात्र लेते हैं, जिसके बीचों बीच अपन जो है वो सरंध्र पात्र लगा देते हैं, जिसमें रंध्र होते हैं, पोर्स होते हैं। इसके अंदर जो है वो कॉपर सल्फेट का 2.5% का सॉल्यूशन भरते हैं, जबकि बाहर की तरफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड का 2.5% का सॉल्यूशन रखते हैं। थोड़ी देर बाद इसको पड़े रहने देते हैं। फिर एक अभिक्रिया होती है, नेचुरल रिएक्शन होती है, जो होती है 2KCuSO4 प्लस K4FeCN6 की होती है, जिससे बनता है Cu2FeCN6, कॉपर फेरोसाइनाइड K2SO4 बनता है। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो बनता है वो ये सरंध्र जो पात्र है इसके बीच में बनता है, और वह एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। परंतु देखिए, इस विधि को या इससे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाने में बहुत समय लगता है। इसकी जो कमियां हैं वो है, और अवक्षेप जो है वो पात्र के बीचों बीच नहीं बनता, क्योंकि कॉपर के अणुओं की जो गति होती है वो फेरोसाइनाइड के अणुओं से अधिक होती है। कॉपर का अणु जो होता है वह थोड़ा छोटा होता है, जबकि फेरोसाइनाइड का अणु थोड़ा बड़ा होता है। तो साइज के कारण से मोबिलिटी का मान परिवर्तित हो जाता है या मोबिलिटी चेंज हो जाती है। इसके कारण से जो है ये वो अच्छी से बन नहीं पाती है, यानी कि जो इनका अवक्षेपण होता है, कॉपर और फेरोसाइनाइड का जो अवक्षेपण होता है वो बीचों बीच नहीं होता है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी की जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं बनती। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अच्छी बनाने के लिए वैद्युत विधि काम में लेते हैं, जो मोर्स और हॉर्न की विधि है, और इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। वैसा ही पात्र लेते हैं, ठीक है, और इस पात्र के अंदर एक प्लेटिनम सिलेंडर भर रखते हैं जो कैथोड की तरह कार्य करता है, और उसके अंदर पोरस पोर्ट रखते हैं, और अंदर की तरफ एक कॉपर एनोड लगा देते हैं। जो प्लेटिनम सिलेंडर है वो कैथोड की तरह कार्य करता है, और जो कॉपर प्लेट है वह एनोड की तरह कार्य करता है। अंदर की तरफ वही KCuSO4 का सॉल्यूशन भरते हैं 2.5% का, और बाहर की तरफ जो है इधर वो है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सॉल्यूशन भरते हैं। इससे हमारे को कॉपर फेरोसाइनाइड की जो सेमी परमेबल बनती है वो पोरस पोर्ट के बीचों बीच बनती है, और क्योंकि इसमें जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं तो इन जो आयंस हैं इनका मोबिलिटी, यानी कि कॉपर आयन और फेरोसाइनाइड आयन जो हैं उनका जो मोबिलिटी है वो तीव्र हो जाती है, और बहुत तेज़ी से हमारे को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनी हुई प्राप्त होती है, या जल्दी से एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है, और हमारे को एक अच्छी क्वालिटी की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मिलती है। अब देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली की जो क्रिया विधि है वो है कैसे ये काम करती है। इसके लिए 3 सिद्धांत दिए गए हैं। एक तो विलियन सिद्धांत, दूसरा चालनी सिद्धांत सीव थ्योरी, और वाष्प दाब सिद्धांत। विलियन सिद्धांत जो है वो हर्माइट द्वारा दिया गया। इसमें जो है वो क्या है, पदार्थ जो झिल्ली में विलय हो जाते हैं उससे होकर निकल जाते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो कार्य करने की विधि बताई, इसमें ये बताया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हर्माइट ने ये बताया कि वे ही हैं जो इसमें विलय हो जाते हैं, वो तो निकल जाते हैं, बाकी नहीं निकल पाते। ये ओल्ड सिद्धांत है। फिर ट्रॉबे ने चालनी सिद्धांत दिया, मतलब जो छलनी होती है चालनी की तरह चालनी सिद्धांत या सी थ्योरी दी, जिसके अनुसार यह है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली चालनी की तरह कार्य करती है, अर्थात इसके सूक्ष्म छिद्रों से विलायक के अणु निकल जाते हैं, विलेय के अणु नहीं निकल पाते। विलायक के अणु जो होते हैं वो छोटे होते हैं,
और विलय के अणु जो होते हैं वो बड़े होते हैं, इसलिए वह निकल नहीं पाते। जैसे चलनी को अपन छानते हैं, चलनी में से अपन आटा छानते हैं, तो जो मोटा पार्ट होता है वो तो ऊपर रह जाता है, यानी कि तुस वगैरह तो नीचे रह जाते हैं, वो आटा छन जाता है। यही अपन चाय छानते हैं तो जो चाय ऊपर रह जाती है और जो लिक्विड है वो है निकल जाता है। इस प्रकार की थ्योरी जो है वो ट्रॉबे ने दी। फिर कैलेंडर ने जो दी वो वाष्प दाब सिद्धांत दिया, और इसके अनुसार सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कई कैपिलरी ट्यूब से बनी होती है, कई केशिका नलियों द्वारा बनी रहती है, और विलायक व विलय दोनों के अणु नहीं निकल पाते, केवल विलायक जो है, विलायक की वाष्प निकल पाती है, क्योंकि विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है और ये वाष्प दाब पर आधारित है। कैलेंडर कहते हैं कि सिर्फ विलायक के अणु जो हैं वे वाष्प के रूप में निकल पाते हैं, क्योंकि उनका जो वाष्प दाब होता है वो विलय के वाष्प दाब या विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, तो इसलिए वो निकल पाते हैं। इस प्रकार से कि अर्धपारगम्य झिल्ली काम करती है, जो अलग अलग 3 थ्योरी दी गई। तो पहली थ्योरी में तो जो घुल जाते हैं यानी विलायक के अणु घुल जाते हैं वो निकल जाते हैं। दूसरी थ्योरी के अनुसार, चलनी सिद्धांत के अनुसार, विलायक के अणु जो होते हैं वो छोटे होते हैं इसलिए निकल जाते हैं। जबकि कैलेंडर द्वारा वाष्प दाब सिद्धांत दिया गया कि विलायक का जो वाष्प दाब अधिक होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु ही निकल पाते हैं, बाकी अणु जो है वो नहीं निकल पाते हैं। वो ये सिद्धांत दिया गया। इस प्रकार से अर्धपारगम्य झिल्ली कार्य करती है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रासरण दाब का मापन, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। धन्यवाद।